बोर्ड परीक्षा के लिए फिजिक्स का सैंपल पेपर यानी मॉडल पेपर हम सॉल्व कराएंगे। 12th क्लास की फिजिक्स का मॉडल पेपर हम सॉल्व कराने वाले जा रहे हैं, सॉल्यूशन कराएंगे। यदि आप पेपर में 90% लाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना और सारे क्वेश्चनों को रटते रहना बिल्कुल, क्योंकि कल का पेपर है, कल छोड़ परसों का। ठीक है, चलिएगा तो बात करते हैं सीधे सीधे पहले प्रश्न की। देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है आपका, ये कह रहा है, पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। कुल मिलाकर बात यह है कि पहला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि भैया जो आवेश दे रखा है आपका 8 कूलाम, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछी है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा एक सूत्र आपने पढ़ा था, कौन सा सूत्र? Q बराबर होता है NE, होता है नहीं होता? तो यहां से N बराबर क्या हो जाएगा? N बराबर हो जाएगा Q बट्टे E। चलिएगा Q का मान कितना दे रखा है? 8 कूलाम दे रखा है, और E होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। बायोलॉजी वाले समझ लेना भाई, इतना होता है ये E का मान। ओके, ये नीचे से जब जब पॉइंट हटता है तो ऊपर एक जीरो आ जाएगी। तो मतलब ये कि मैं यहाँ से इसका एक पॉइंट को इससे हटा दूं तो इसके आगे एक जीरो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 80 बट्टे नीचे हो जाएगा 16 गुणा 10 की पावर -19। अब ये नीचे जो घात है का ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? चिन्ह बदल जाता है घात का। ये माइनस की है तो ऊपर जाके कैसी हो जाएगी? प्लस के 19 हो जाएंगे, और प्लस को लिखते नहीं है। नीचे आपका 16 से 80 कट जाएगा, 16 में पंजे 80, तो कितना आ जाएगा आपका? 5 गुणा 10 की पावर 19। इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इतना कोई आंसर है इसका? देख लो, चेक कर लो। 5 गुणा 10 की पावर 19 पहला ही है उत्तर। तो ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये वाला हो जाएगा। इसी तरीके से और देख लेना। देखो मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, पूरे पेपर में आपका 2022 का पेपर मैं आपको दिखाऊंगा। 2022 में जो पेपर आए हुए थे, जितने भी 2022 में आए हैं, 2022 में आने वाले सभी सेट में कितने न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सारा एनालाइज करके बताऊंगा, और कितना न्यूमेरिकल आपको मिलेगा पेपर में। ठीक है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, और एक चीज और सुन लो, 2022 में जितने 22 में 7 पेपर बने थे, 7 सेट, सातों सेट में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे मैं कराऊंगा एक ही वीडियो में। ठीक है, अभी बना दूंगा वीडियो। और देखो यूपी बोर्ड ने भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पेपर डाल रखा है। कहाँ है? देखिएगा मेरे पास में हैगा, ये देखो, ये भी जान लो। यूपी बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जो पेपर डाल रखा है, ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, उसमें भी आप देखोगे तो उसमें भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स मतलब कितने न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप गिन लोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो मैं आपको गिनवा दूं। देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स ये है, ठीक है, और इसके नीचे भी एक न्यूमेरिकल्स है, ये रहा। ठीक, और आपका एक न्यूमेरिकल्स ये रहा। ठीक, एक न्यूमेरिकल्स ये रहा। देखो ये 5-5 नंबर के न्यूमेरिकल्स हैं। देखो ये दे रखा है एक न्यूमेरिकल्स, ये यंग के प्रयोग वाला, ये तो आता ही आता है। ठीक है, और देखिएगा, और देखो इसमें देखो यहाँ पर देखो ये रहा न्यूमेरिकल, और ये देखो इसमें भी न्यूमेरिकल ये रहा। ठीक है, और एक देखो अभिदर्शक लेंस की 144 सेंटीमीटर और नेत्रिका की फोकस दूरी इतनी, ये भी न्यूमेरिकल है। तो मतलब कुल मिला के एक देखो न्यूमेरिकल ये रहा, ये 2 नंबर वाला, ये सॉरी ये वाला, ये 2 नंबर का न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल को भी आप गिनोगे तो देखो कितने नंबर का न्यूमेरिकल आता है, ये दिमाग में डाल लो आप। कम से कम 25 नंबर के लगभग, यानी 20 से 25 नंबर के बीच में न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखो यहाँ पे ये 2 नंबर का हो गया। देखो ये आपका 2 नंबर का है, ये रहा 2। फिर आपका ये भी आपका देखिए ये 3 नंबर का है, ये 3 नंबर का। ठीक है, 2 और 3 5 और 3 8 और एक ये देखो इसमें भी न्यूमेरिकल है। 8 3 11 है, 11 के बाद में देखिएगा एक न्यूमेरिकल ये रहा 3 नंबर का। 11 और 3 14 है, एक न्यूमेरिकल ये रहा। देखो ये एक ये है, और एक ये देखो डे में भी एक न्यूमेरिकल दे रखा है। ठीक है, डे में 3 नंबर का, एक ऊपर वाला 3 नंबर का। ठीक है, 11 और 6 कितने हो गए? 11 और 3 आपके 14 और 3 17 और एक न्यूमेरिकल ये देखो ये 5 नंबर का दे रखा है। 17 22 और 5 ये रहा 5 नंबर का, फिर एक न्यूमेरिकल दे दिया।
27 नंबर के न्यूमेरिकल दे रखे हैं इसमें। आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो इसका पेपर का यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लीजिएगा, इतने नंबर के पेपर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे और इनको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। जो पेपर में दे रखे हैं इनको भी सॉल्व कराऊंगा, इनमें डेरिवेशन भी सॉल्व करा दूंगा मैं। ठीक है, चलिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध, देखिए अगला है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर, याद रखिएगा ओम मीटर, इसका भी पहला सही है। अब अगला प्रश्न है, अगला L/R का विमीय सूत्र देखिएगा। ठीक है, ये तीसरा आपका L/R का विमीय सूत्र, मतलब ये कि ये L का विमीय सूत्र कितना है। L का विमीय सूत्र, L क्या होता है, प्रेरकत्व होता है। प्रेरकत्व की जो विमा होती है mL² T⁻², A⁻², ये होती है। ठीक भाई, और नीचे R प्रतिरोध है। प्रतिरोध की विमा क्या होती है, mL² T⁻², A⁻², ये होती है। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिएगा A² से A² खत्म, L² से L², M से M, T⁻², T⁻³ है। तो यानी कि ये बचेगा T⁻² बट्टे T⁻³। ये भी ऊपर जाएगा तो देखिए ये हो जाए T⁻² इंटू ये प्लस का 3 हो जाए। 3 में से 2 गए तो 1, तो T आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, T क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो T देखो जरा, T है, ये रहा T, इसका राइट आंसर आ गया। अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है आपका ये है आपका कि -5D, D का मतलब डायोप्टर, और ये प्लस के 5 डायोप्टर के 2 लेंस हैं, संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपसे पूछी है, यानी कि आपका -5, यानी कि एक फोकस दूरी दे रखी है आपकी -5 डायोप्टर, एक दूसरी फोकस दूरी आपको दे रखी है प्लस के 5 डायोप्टर, सॉरी प्लस के 5 नहीं, प्लस के 3 डायोप्टर। ठीक है, प्लस के 3 डायोप्टर। तो अब इनकी संयुक्त पहले तो संयुक्त इसकी फोकस दूरी, संयुक्त निकाल दो, क्षमता निकाल दो पहले। संयुक्त क्षमता बराबर P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, तो कितना हो जाएगा, -5 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, -2 डायोप्टर क्षमता आ गई। हमको क्या चाहिए, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी चाहिए। F बराबर क्या होता है, ये डायोप्टर दे रखा है तो 100/P, ये आपका सेंटीमीटर, 1/P करेंगे तो ये मीटर में आएगा, तो हम 100/P लगाएंगे, सेंटीमीटर आ जाएगा। 100/P का मान कितना है, -2, 2 से कट जाएगा तो -50 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। -50 है उत्तर, ये देखिए -50, ये D राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है। अर्धचालकों में विद्युत चालन किसके द्वारा होता है भाई, अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है कोटरों से होता है, किससे होता है, अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों से, इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों से, यानी सी इज द राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए अगला ये कह रहा है कि निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है तो अधिकतम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य वाला कण कौन सा है। यानी कि जब एक ही, उससे देखिए पहली बात तो ये तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है H/mv। ये तो लैम्डा, जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि ये वेग सभी के लिए समान है, ये H ये भी नियतांक है और V भी जब नियतांक हो गया क्योंकि बराबर है तो बस, तो m का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही लैम्डा का मान कम होगा, क्योंकि ये m और लैम्डा दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं यहाँ पे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें ये देख लो सबसे कम द्रव्यमान किसका है, तो सबसे कम द्रव्यमान होता है आपका अल्फा कण का। अल्फा कण का द्रव्यमान कम है तो डी ब्रोगली इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी इन कणों में। तो अल्फा कण का द्रव्यमान कम, इसलिए इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी। ठीक, समझ गए बात को। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, अगले कुछ प्रश्नों को करते हैं सिंपल तरीके से। आगे देखिएगा, ये कह रहा है आपका, ये प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है कि भाई धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसकी संरचना में क्या परिवर्तन करना होता है। धारामापी को किस में बदल रहे हैं हम, वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा ये आपका धारामापी है, ओके,
ये हमने गैल्वेनोमीटर मान लिया, ये है आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, धारा मापी के श्रेणी क्रम में क्या कर दें हम, एक उच्च प्रतिरोध लगा दें। इसके ही श्रेणी क्रम में यहाँ पे हमने क्या लगा दें, एक उच्च प्रतिरोध लगा दें, जिसको बोलेंगे हम शंट। तो अब ये किस में बदल जाएगा, ये धारा मापी ये बदल जाएगा आपका वोल्ट मीटर में। किस में बदल गया, ये बन गया वोल्ट मीटर। अब इसको बोलेंगे वोल्ट मीटर। ये पूरा आपका ये वोल्ट मीटर हो गया। धारा मापी के साथ में हम एक उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका, क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर। ये किस में बदल गया, वोल्ट मीटर में बदल गया। एमीटर में बदलने के लिए हम धारा मापी के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध लगाते हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं शंट। ठीक है, उच्च प्रतिरोध को ये जब श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं ना धारा मापी के, तो यही है आपका शंट, और इसको ही बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं। तो कभी भी इसमें उत्तर लिखा कैसे जाएगा, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारा मापी की कुंडली में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध, ब्रैकेट में लिख देना शंट जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न है नति अथवा नमन कोण। ये हमने अभी अभी कराए थे, पृथ्वी के भूचुंबकत्व के अवयव में कराया था नति अथवा नमन कोण। क्या कराया था वो हमने लिखवाई भी थी परिभाषा कि किसी स्थान पर, क्या लिखवाई थी, किसी स्थान पर पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ये कोई स्थान है और यहाँ पर ये देखिएगा ये आपका क्षैतिज घटक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये है आपका ऊर्ध्व घटक, और ये है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम नति कोण। तो इसको क्या है, किसी स्थान पर पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तथा पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं नति कोण। और ध्रुवों पर इसका मान, नति कोण का मान ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है। ये चीज याद कर लो भाई, ध्रुवों पर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ध्रुवों का भी पूछा है इसमें। चलिएगा आगे किरचॉफ के धारा नियम और वोल्टता नियम। देखिए हालांकि ये एक एक नंबर के प्रश्न हैं, एक नंबर में इतनी चीज नहीं पूछता है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या है, क्योंकि पेपर को इस तरह से बनाया ताकि आपको सारे प्रश्न याद हो जाए, इसलिए किरचॉफ का धारा का नियम यानी कि संधि का नियम, किरचॉफ के वोल्टता का नियम, ये हमने करा रखे हैं। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कहाँ है, ये भी हमने पूरा लिख रखा है, तो आपको एक बार पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। देखिएगा ये देखिएगा, ये देखो ये पूरा पेपर हमने सॉल्व कर रखा था। ये देखिए किरचॉफ का ये नियम है, क्या है ये, किरचॉफ का धारा का नियम क्या कहता है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। मतलब ये संधि का मतलब क्या होता है, जहां पर पॉइंट होता है, जैसे कि एक पॉइंट है, इस पे कितनी भी धाराएं यहां पर आके जुड़ जाएं, ये आ रही है, कोई जा रही है, ये कोई आ रही है, तो इस संधि पर जितनी भी धाराएं होंगी सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होगा, 0 होगा। मतलब ये कि भैया जो आने वाली धारा है, जैसे कि ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, तो बीजगणितीय योग का मतलब ये दिशा के अकॉर्डिंग, यानी ये संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक ली जाएगी, I1 धनात्मक, ये भी I2 भी धनात्मक ली जाएगी, क्योंकि ये संधि की ओर आ रही। संधि मतलब यहाँ पर ये कटान बिंदु को बोलेंगे संधि, जो जुड़ रहे हैं, जोड़े जाते हैं। जैसे कि मेरे पास में ये देखिएगा, ये एक कैप है और ये पेन है, इनको मैं यहाँ पे ऐसे जोड़ दूं तो ये संधि कहलाएंगे, यानी जहाँ पर जुड़ती हैं, दो या दो से अधिक चीजें जुड़ती हैं। ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे ही ये I3 जा रहा है दूर, तो ये I-I3 कह देंगे और बराबर 0, इसको बोलेंगे बीजगणितीय योग। समझ में आई बात, नहीं आई? संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक चिन्ह में ली जाती हैं, ये होता है। ठीक है, चलिएगा अगला देखिएगा, अगला नियम क्या कह रहा है, अगला नियम है किरचॉफ का वोल्टता का नियम। तो क्या होता है वोल्टता का नियम, कि भैया किसी वैद्युत परिपथ में के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में
कार्य करने वाले सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब ये कि किसी भी बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले विद्युत वाहक बल या अर्थात उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसी समीकरण से पूरी परिभाषा बन जाती है। ठीक होगी ना, होगी याद। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला है कि भैया प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में देहली आवृत्ति और कार्यफलन को परिभाषित करो। देखिएगा देहली आवृत्ति क्या होती है। देहली आवृत्ति भी समझ लो भैया। देहली आवृत्ति क्या है कि किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वही न्यूनतम आवृत्ति उस धातु की देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये कि किसी भी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, उसको बोलते हैं हम देहली आवृत्ति। ओके चलिएगा। ये कार्यफलन क्या होता है भाई? कार्यफलन की परिभाषा यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, तो ये हमको याद है तो हम इसको लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? कार्यफलन की परिभाषा हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा। आपतित प्रकाश के, यहाँ पर लिख दो, आपतित प्रकाश के ठीक, आपतित प्रकाश के एक फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित का मतलब निकाल सके, उत्सर्जित करा सके। ठीक है। आपतित प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा या आपतित प्रकाश के फोटोन को मारो बोली आपतित प्रकाश की, इसको काटो, बस इसको काट दो, यहाँ पे लिख दो सीधे सीधे। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, ठीक है, या उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, ऐसा लिख दो, करने के लिए आवश्यक होती है। आवश्यक भी नहीं लिखी जा रही हम पे यार, आवश्यक होती है, उसी को कार्यफलन कहते हैं। आवश्यक होती है, उसे ही उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और एक नोट करके और लिख लीजिएगा भैया, ये चीज आपसे पूछ ले कोई, वैसे नोट की वैसे यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। कार्यफलन का मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, चलिएगा आगे आ जाता है। आगे देखिएगा आगे क्या कह रहा है। आगे है अल्फा कण विकिरण का संक्षिप्त वर्णन करो। अल्फा कण विकिरण क्या होता है भाई? अल्फा कण विकिरण देखो, ये भी समझ लो अल्फा कण विकिरण क्या है। ये देखो क्या क्या हुआ था जब रदरफोर्ड ने किस पर, ये देखिएगा अल्फा कण विकिरण का मैं यहाँ पे चित्र बनाऊँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, ये है आपका एक स्वर्ण पत्र, एक परमाणु है, और इस पर क्या करी थी कि भैया अल्फा किरण पतले स्वर्ण पत्र पर क्या हुआ था, अल्फा कण डाली गई थी। तो हुआ ये था
कि इस पर जैसे ही अल्फा कण डाली गई, देखिएगा ये यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, एक बाहरी भाग होता है, तो जिस पर जैसे ही अल्फा कण डाली गई, ठीक है, अल्फा कण यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, देखिएगा अल्फा कण, कुछ अल्फा कण जिस वेग से गई उसी वेग से वापस लौट आई, कुछ जैसे इसके अंदर गई और इस तरह से ये विक्षेपित हो गई, यानी कि अपने मार्ग से विचलित हो गई, ठीक है, और कुछ सीधी निकल गई, कुछ सीधी निकल गई। तो मतलब ये हुआ कुछ किरणें सीधी निकल गई, कुछ किरणें अपने मार्ग से विक्षेपित हो गई, और कुछ किरणें जिस वेग से आई थी उसी वेग से वापस लौट गई। तो ये था अल्फा कण विकिरण, ठीक है। तो सीधे सीधे हम बात करते हैं यहाँ से, अल्फा कण विकिरण था क्या, कि पहले देखो ये तो यहाँ पे संक्षिप्त विवरण लिखा हुआ है कि सन 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना जानने के लिए एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थ से, रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन सा पदार्थ लिया था, पोलोनियम से अधिक गतिज ऊर्जा से निकलने वाली अल्फा किरणों को बहुत पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया, तो देखा स्वर्ण पत्र से गुजरते हुए कुछ अल्फा किरणें सीधी निकल गई, देखिएगा कुछ कैसी गई, सीधी निकल गई इस तरह से, ठीक, कुछ सीधी निकल गई, तथा कुछ अल्फा किरणें विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो गई, यानी कुछ इस तरह से गई और कुछ इस तरह से गई, और कुछ अल्फा किरणें अपने मार्ग से विक्षेपित होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पर क्या है, कुछ अपने मार्ग से कैसे हो गई, विक्षेपित हो गई। तो अल्फा कण के अपने मार्ग से विक्षेपित होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, अल्फा कण विकिरण कहते हैं। कुल मिला के बात समझ में आई, बात नहीं आई, कि रदरफोर्ड ने एक परमाणु की संरचना जानने के लिए एक प्रयोग किया। इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम से निकलने वाली अधिक गतिज ऊर्जा से निकलने वाली अल्फा किरणों को एक बहुत पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया, ठीक, गिराया, तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा किरणें सीधी निकल गई, कुछ अपने मार्ग से विक्षेपित हो गई, और कुछ जिस वेग से गई थी उसी वेग से वापस आ गई। तो अर्थात अल्फा कणों का अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, अल्फा कण विकिरण कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा, यार ये फंस गया, ये देखिए अगला क्या था, अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए कहाँ गया, अगला प्रश्न था आपका संभारिक और समस्थानिक और संभारिक का उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो देखिएगा सिंपल सी बात, ये देखिए समस्थानिक और संभारिक, ये समझ लो, यहीं से पता चल रहा है सम्मिश्र समान भारिक, यानी कि भार, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उनको हम संभारिक कहते हैं। सिंपल सी बात, सम्मिश्र समान भार, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं उनको संभारिक कहते हैं। जैसे कि 18 AR 40 और 20 CA 40, यानी कि देखिए क्रमांक इसका 18 है, इसका 20 अलग अलग हो गया, लेकिन परमाणु भार 40 40, 6 C 14, 7 N 14, देखो 14 14 बराबर हो गया, 8 16 9 17, ठीक है। ये समस्थानिक, सम्मिश्र समान स्थान का मतलब क्या, परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उनको हम बोलते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। कुल मिला के बाद एक चीज याद कर लो, सम्मिश्र समान स्थान मतलब क्रम ही तो होता है स्थान, क्रम यानी परमाणु क्रमांक। तो वे तत्व या ऐसे तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उनको बोलते हैं हम समस्थानिक। जैसे 1H1 1H2 1H3, ठीक, 1H1 1H2 1H3, ठीक, समझ में आई बात, नहीं आई बात समझ में नहीं आई। आगे देखिए 16Cl35 16Cl35 16Cl35, दूसरा आपका 17Cl37, देखो इसमें 17 ये क्रमांक बराबर है, ये 6C12 6C13 और 6C14, ये आ गया आपका, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, वीडियो बड़ा, चलो बड़ा थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसमें है आपका, ये देखिए, ओहो ये देखो इधर कर देते हैं, ये देखिएगा इसमें क्या रहा है, E बराबर इतना है
और एस बराबर इतने से होने जाने वाला फ्लक्स का आपसे पूछा है। ई का मान 2i 4j 7k कैप और ये एस बराबर इतना दे रखा है। देखो ये भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, देख लीजिए क्या सॉल्व कर रखा है, सिंपल। ई का मान इतना दे रखा था, एस का मान इतना दे रखा है, फाई पूछा है। फाई बराबर होता है ई का मान ए हो गया डॉट और ए का मान 10j हो गया। तो सिंपल सी बात है, आई से कोई लेना देना नहीं, जे से जे मल्टीप्लाई करेंगे 10 चौके 40, 40 आ गया, 40 मात्रक बन गया। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, आगे इसमें क्या पूछा है। अगला प्रश्न है अन्योन्य प्रेरण क्या है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, सूत्र, मात्रक और विभव वगैरह ये चीज पूछ ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अन्योन्य प्रेरण क्या होता है ये समझ लो, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं अन्योन्य प्रेरण क्या है। ये है अन्योन्य प्रेरण के, यहाँ पे समझो जरा कि भैया एक कुंडली है हमारे पास कोई भी, जैसे कि एक कुंडली इस तरह से, ये एक कुंडली है और इसके पास में हम क्या रखते हैं, एक दूसरी कुंडली रखते हैं, ठीक। एक कुंडली के पास दूसरी कुंडली रखकर पहली वाली कुंडली में धारा प्रवाहित करने के बाद या धारा प्रवाहित करके उसके मान में परिवर्तन करें। जैसे कि इसमें 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, कभी 5 करें, कभी 6 करें, कभी 2 करें, कभी 11 करें या कभी 18 करें। मतलब इसके पहली कुंडली, किसी एक कुंडली के पास दूसरी कुंडली रख दें और पहली कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में क्या हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स अर्थात विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है इस वाली कुंडली में। इस वाली कुंडली से हम छेड़ाखानी कर रहे हैं और इस वाली कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को हम बोलते हैं क्या, अन्योन्य प्रेरण। तो क्या है परिभाषा को देखो किस तरह से लिखेंगे। जब दो कुंडलियों को पास रखकर उनमें से किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करके उसके मान में परिवर्तन करते हैं तो पास रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। समझ में आई बात। जिस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं तथा जिस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। ठीक, चलिएगा अब यहीं से आपका बनता है इसकी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा बनती है। क्या बनती है देखिएगा कि जब दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली के उस प्रेरित विद्युत वाहक बल, उस प्रेरित विद्युत दो बार लिखिए, एक लिख लेना, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन करने से उत्पन्न होता है। मतलब देखिएगा अन्योन्य प्रेरण से ये तो हम समझ गए कि दो कुंडली हैं उनमें से किसी एक में हम एक के धारा के मान में परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच में अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली के उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, अर्थात इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो उस विद्युत वाहक बल के बराबर होगा जो प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा अर्थात एकांक धारा, यदि हम इस कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें तो दूसरी कुंडली में जितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वही क्या किसके बराबर होगा, वही इन दोनों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र क्या होता है, एम बराबर माइनस E2 बट्टे DI1 बट्टे DT, यानी कि द्वितीय कुंडली में हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो उसको बोलेंगे E2 और पहली कुंडली I है तो इसमें धारा प्रवाहित कर देंगे DI1 बट्टे DT बराबर माइनस के E2। मतलब माइनस का E2 क्यों आता है, सॉरी ये बट्टे E2, ये माइनस के E2 बट्टे ये क्यों आता है माइनस का, क्योंकि ये एक कुंडली में हम प्रवाहित करेंगे दूसरी में उत्पन्न होगा, जैसे खत्म करेंगे, यानी कि ये इसके विपरीत चलता है हमेशा। ठीक है, चलिएगा मात्रक इसका क्या होता है, हेनरी होता है। विमा ml² T-2 A-2 होती है और राशि कैसी है, अदिश है। चलिएगा तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करें, बाकी और आगे की चीज़ें हम अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है, इसके बाद में ये हमने पूरा सॉल्व तो करा ही रखा है पूरा पेपर, तो इसको हम सॉल्व करा के इसके PDF भी आपको हम दे देंगे। ठीक है, इसका PDF भी हम आपको
प्रोवाइड कर देंगे। अब देखिएगा युग्म उत्पादन है, युग्म विनाश है। देखो फिजिक्स का कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो उसका नाम डालो, पीछे लिख दो बाई मनोज सर, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, ये और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये तो आता ही आता है 2 नंबर में, तो ये चीज मैं अभी कराऊंगा आपको, ठीक है। सभी गेट एक ही साथ में खत्म करा दूंगा एक ही वीडियो में, ठीक है। फिर अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, ये करा रखा है, आप डालोगे अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन बाई मनोज सर, तुरंत निकल आएगी वीडियो। एम्पेयर के परपतिय नियम को लिखिए, इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के भीतर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये भी हमने करा रखा है, पूरा डाल दो डेरिवेशन का नाम। फिर ये न्यूमेरिकल को मैं करके दिखाऊंगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों क्या होती हैं, इनके प्रमुख गुण लिखिए, गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसको सिद्ध कीजिए। इस तरह से ये पूरा पेपर है आपका, तो इसको मैं पूरे को सॉल्व करा दूंगा जो इम्पोर्टेंट है। यंग का रेखा छिद्र का उपयोग ये बन चुका है वीडियो, ठीक है। विटिसोम सेतु की मैंने बना दी है वीडियो। समांतर प्लेट संधारित्र ये भी अभी कराया था जब इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कराए थे, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट सारी चीज मैं करा चुका हूँ आपको, ठीक है। और प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक, परस्पर संपर्क में रखे, संयोजन, फोकस दूरी, सारी चीज आपको कराई जाएगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, अभी कराएंगे, ठीक।